हेलो एस्पिरेंट, स्वागत है आप सभी का सीजीपीएससी एबीसीडी के अंदर। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के मराठा शासन के बारे में जानेंगे। ठीक है, ये वीडियो जो होगा इस मराठा शासन का भाग 1 होगा। ठीक है, क्योंकि एक ही वीडियो के अंदर पूरा मराठा शासन को कंप्लीट करना पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है ना, ये जो है छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास के अंदर में आएगा। ठीक है ना, आधुनिक इतिहास के अंदर में ये आएगा। इस वीडियो के अंदर हम मराठा शासन से संबंधित 8 क्वेश्चंस को हम करेंगे। ठीक है, और इन 8 क्वेश्चंस के माध्यम से हमारा जितना भी पॉसिबल हो सके कोशिश करेंगे कि उतना ज़्यादा हम खत्म कर सके मराठा शासन को। इस वीडियो के अंदर हम छत्तीसगढ़ में मराठाओं का आगमन, ठीक है, मराठाओं का आगमन से लेकर जो सूबेदारी व्यवस्था थी, ठीक है ना, जो सूबेदारी पद्धति थी शासन का, वहाँ तक हम इस वीडियो के अंदर इस 8 क्वेश्चन के माध्यम से हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा। जैसे कि पहले की वीडियो में मैंने कलचुरियों के बारे में हमने अपलोड किया था, शायद वो वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा। उसी प्रकार हम क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम इन सारे जो इतिहास है उसको हम कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन 8 क्वेश्चन रखा हूँ ये मेरे खुद के द्वारा तैयार किया गया है। ये क्वेश्चन कहीं से भी कॉपी पेस्ट किया हुआ नहीं है। तो उम्मीद है आप सभी को ये जो क्वेश्चन है अच्छे लगेंगे और वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद भी आंसर देने की कोशिश करेंगे, इसके बाद से उसका एक्सप्लेनेशन और आंसर देखेंगे। ठीक है, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 1 की ओर अग्रसर होते हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि छत्तीसगढ़ के मराठा शासकों को उनके कार्यकाल के अनुसार व्यवस्थित करें। ठीक है, हमको यहाँ पे 4 मराठा शासकों का नाम दिया हुआ है, 1 2 3 4। ठीक है, उनको हमको उनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग अरेंज करना है कि पहले कौन आया था, फिर उसके बाद कौन, उसके बाद कौन, उसके बाद कौन। इसके बाद ये 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से हमको करेक्ट आंसर बताना है कि कौन सा होगा। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके पहले आप खुद इसका आंसर लगाएंगे, इसके बाद इसका चेक करेंगे। चलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताता हूँ कि क्या होता है। जैसे थोड़ा सा अगर हम इसके पृष्ठभूमि में चले कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर मराठाओं का कैसे आगमन हुआ था, इसके बाद हम इसके अंदर आएंगे। जैसे कि आपको पता होगा कि सन 1741 में एक मराठा सेनापति थे भास्कर पंत। ठीक है, कलचुरी के अंदर भी इसको मैं कंप्लीट किया हूँ। ठीक है, भास्कर पंत ये बंगाल विजय के अभियान पर निकले हुए थे। ठीक है ना, बंगाल विजय के लिए एक अभियान इन्होंने चलाया था। ठीक है, तो बंगाल विजय के समय जब वो रतनपुर के इलाके से जा रहे होते हैं, ठीक है, जब वो बंगाल विजय के पश्चात जब आ रहे होते हैं, ठीक है, बंगाल पर आक्रमण करने के पश्चात तो रतनपुर पहुंचते हैं। ठीक है, भास्कर पंत, ठीक है, कहाँ पहुंचते हैं, रतनपुर। उस समय रतनपुर के अंदर रघुनाथ सिंह का शासन होता है। किसका, रघुनाथ सिंह का। ठीक है, ये रतनपुर पर आक्रमण करते हैं भास्कर पंत। ठीक है, उस समय जो रघुनाथ सिंह होते हैं वो अपने पुत्र वियोग में रहते हैं, जिसके कारण से ये भास्कर पंत से भिड़ना नहीं चाहते हैं। और इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और सन 1741 में जो कलचुरियों का रतनपुर शाखा था, ठीक है, उसमें मराठाओं का अधिकार हो गया। इसके बाद यहाँ जो शासन करने आएंगे वो मोहन सिंह रहेंगे, जो कि अंतिम रहेंगे। तो ये अप्रत्यक्ष रूप से मराठाओं का शासन प्रारंभ हो जाता है ये रघुनाथ सिंह के बाद। ठीक है, अब उसी के बाद फिर 1750 ईस्वी में बात आती है। 1750 ईस्वी में तो ये रायपुर का जो कलचुरी शाखा थी, ठीक है, रायपुर का जो कलचुरी शासक था, मतलब सत्ता जो थी या फिर शाखा था, 1750 ईस्वी में यहाँ पे जो शासक होते हैं अमर सिंह। कौन होते हैं, अमर सिंह। ठीक है, तो अमर सिंह भी क्या करते हैं, ये हार जाते हैं। ठीक है, और ये जो शाखा होती है कलचुरियों की, रायपुर वाली शाखा वो भी मराठाओं के अंदर में या फिर नियंत्रण में आ जाता है। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि 1750 के बाद कलचुरियाँ की जो भी शासक, चाहे वो रतनपुर के अंदर था या फिर रायपुर के शाखा थी, ये दोनों के ऊपर मराठाओं का अधिकार हो जाता है। ठीक है, इसके पश्चात छत्तीसगढ़ के अंदर मराठा शासकों का यहाँ पर नियंत्रण हो जाता है और यहाँ पर आना शुरू हो जाता है उनका। ठीक है, अब देखते हैं, अब ये इसके अकॉर्डिंग हम चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या बोला है कि अरेंज करना है कि पहले कौन आए होंगे फिर उसके बाद कौन। तो इसमें जो सबसे पहले आते हैं ये बिंबाजी भोसले। ठीक है, पहले नंबर पे बिंबाजी भोसले आते हैं। ठीक है, ये पहला नंबर। इसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आएंगे, चिमनाजी भोसले, ये दूसरे नंबर पे। इसके बाद तीसरे आते हैं वेंकोजी भोसले। इसके बाद चौथे नंबर पे परसोजी भोसले। तो अब इस सीक्वेंस में इनको हम अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा, पहले 3 नंबर का, तो 3 नंबर ये दोनों में ये नहीं है तो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3। ठीक है, इसके बाद आते हैं चिमना जी, तो 3 के बाद 2, बिंबा जी के बाद कौन आएंगे, चिमना जी। ठीक है ना, तो इसमें गलत है क्या, ठीक है, तो सबसे पहले बिंबा जी,
इसके बाद दूसरे नंबर पे आएंगे चिमनाजी भोसले, तो मतलब ये तीन, तीन के बाद एक आएगा, तो 3 और 1 ये वाला हमारा जो सही होगा। तो बिंबाजी भोसले सबसे पहले, उसके बाद चिमनाजी भोसले, इसके बाद जो तीसरे नंबर पे आते हैं वेंकोजी भोसले, जो कि हमारा ये हो गया, और जो चौथे नंबर पे परसोजी भोसले आते हैं। ठीक है, ये इस प्रकार हमारा जो ऑप्शन नंबर 2 है वो करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए क्या होता है कि भोसला नागपुर से ही, क्योंकि अभी यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर जैसे ही इन सब पर आक्रमण हुआ, ये सब नियंत्रण में मराठाओं के अंदर में आ गए, भोसला शासन के अंदर नियंत्रण में आ गए, तो यहाँ पर कोई प्रत्यक्ष शासन नहीं कर रहा था, नागपुर से ही इस पर नियंत्रण किया जा रहा था अप्रत्यक्ष रूप से। इस प्रकार इन सब का छत्तीसगढ़ के अंदर आगमन होने से पहले छत्तीसगढ़ पर मराठाओं का अप्रत्यक्ष शासन था। तो उस समय जो नागपुर से अप्रत्यक्ष शासन कर रहे थे उनका नाम था रघुजी प्रथम, रघुजी प्रथम। ठीक है, 14 फरवरी 1755 को, कब बोल रहा हूँ, 14 फरवरी 1755 को इस रघुजी प्रथम का मृत्यु हो जाता है। इनके मृत्यु होते ही जो इनके पुत्र होते हैं उनके अंदर अधिकार के लिए, ठीक है ना, उत्तराधिकार का संघर्ष शुरू हो जाता है। इस उत्तराधिकार संघर्ष के माध्यम से ही जो बिंबाजी भोसले रहते हैं उनको छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र जो है इनको प्राप्त होता है। ठीक है, इस प्रकार जो बिंबाजी भोसले सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं और सबसे पहले या प्रथम मराठा शासक के रूप में यहाँ शासन करना शुरू हो जाते हैं। ये 1758 से लेके 1787 ईस्वी तक छत्तीसगढ़ के अंदर शासन करते हैं। ठीक है, फिर जैसे ही, क्योंकि इनके खुद के कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए जो इनके भाई थे, अपने भाई के पुत्र जिनका नाम चिमनालाल भोसले था, ठीक है, चिमनाजी भोसले था, उनको गोद रखे होते हैं। तो जैसे ही ये जो बिंबाजी भोसले हैं इनकी मृत्यु 7 दिसंबर 1787 ईस्वी को बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है। इनकी मृत्यु होने के पश्चात जो चिमनाजी भोसले होते हैं वो शासन करते हैं। ठीक है, तो जो चिमनाजी भोसले हैं उनका शासनकाल, जो चिमनाजी हैं इनका शासनकाल जो होता है वो 1787 से लेके 1788 तक होता है, मात्र 1 साल मान लीजिए। ठीक है, तो बिंबाजी भोसले की मृत्यु कब हुई थी? 7 दिसंबर 1787 को। इनके मृत्यु के पश्चात ही चिमनाजी भोसले जो है अगला शासक बन के तैयार होते हैं। ठीक है, जो कि 1787 से 88 तक चलते हैं। ठीक है, और इस समय, क्योंकि इस समय जो बागडोर जो संभालती हैं सत्ता का वो होती हैं आनंदीबाई। ठीक है, आनंदीबाई सत्ता का बागडोर संभालती हैं साथ साथ। ठीक है, अब देखिए 1788 ईस्वी में इस चिमनाजी का मृत्यु हो जाता है। चिमनाजी का मृत्यु होने के पश्चात जो अगले शासक बनते हैं वो वेंकोजी भोसले बनते हैं। ठीक है, और ये वेंकोजी भोसले जो है प्रत्यक्ष रूप से शासन करने नहीं आते हैं, ये नागपुर से ही अप्रत्यक्ष रूप से शासन चलाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ये सूबा सिस्टम से, ठीक है ना, सूबेदार नियुक्त करते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर शासन चलाने के लिए। ठीक है, पूरे छत्तीसगढ़ को एक सूबा की तरह ये देखते हैं और सूबेदारी प्रथा की शुरुआत करते हैं वेंकोजी भोसले। आगे हम इनके बारे में और देखेंगे। ठीक है, तो तीसरे नंबर पे आगे वेंकोजी भोसले, इसके बाद जो चौथे नंबर पे आते हैं परसोजी भोसले। ठीक है, इसके बाद ये चारों के पश्चात अगर आप और आगे जाने देखना चाहते हैं तो परसोजी भोसले के बाद आते हैं अप्पा जी। ठीक है, अप्पा जी, ये 4 तो हो गया। जो 5वें नंबर पे होंगे वो अप्पा जी भोसले थे। ठीक है, उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। तो ये था, ये सीक्वेंस को आपको याद कर लेना है। ठीक है, सबसे पहले कौन? बिंबाजी भोसले, फिर चिमनाजी भोसले, इसके बाद वेंकोजी भोसले और चौथे नंबर पे परसोजी भोसले। परसोजी भोसले के पश्चात जो आते हैं वो अप्पा जी भोसले आते हैं। ठीक है, ये पांचों को आपको सीक्वेंस को याद रखना है। ठीक है, इस क्वेश्चन में इतना ही। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 है कि बिंबा जी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, बिंबा जी के बारे में बताना है कि कौन कौन सा कथन जो है यहाँ पे, पहले इन कथनों को देखना है, इसके बाद सही कथनों का चयन करना है। ठीक है, तो पहला, वे छत्तीसगढ़ के प्रथम प्रत्यक्ष मराठा शासक थे, क्या सही है? दूसरा, बिंबा जी सूबेदारी प्रथा के जनक माने जाते हैं। तीसरा, उनके शासनकाल में राज्य का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी घोड़ो महादेव थे। और चौथा, उन्होंने मराठी, गोंडी, उर्दू भाषा और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। हमको कौन सा इसका सही है, हमको सही वाले को बताना है। ठीक है, तो जो इसका सही आंसर होना चाहिए, क्या होना चाहिए बताइए? तो वीडियो को पॉज करके आप फिर से बताएंगे। जो पहला जो है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था ये 1758 से शुरू करके 1787 तक ये प्रत्यक्ष रूप से शासन करने वाले कौन होते हैं? ये बिंबाजी भोसले होते हैं। ठीक है ना, क्योंकि उससे पहले जो रघुजी प्रथम थे वो यहाँ से प्रत्यक्ष रूप से आके शासन नहीं करते हैं। ठीक है, वो नागपुर से ही शासन कर रहे होते हैं, परंतु वहाँ से जो बिंबाजी भोसले थे वापस छत्तीसगढ़ के अंदर आते हैं, क्योंकि यह क्षेत्र ही उनको प्राप्त होता है और 1758 से लेकर 1787 ईस्वी तक वो शासन करते हैं। इसके बाद 7 दिसंबर 1787 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये पहला बिल्कुल सही है। दूसरा है कि बिंबाजी सूबेदारी प्रथा के जनक माने जाते हैं, ये वाला गलत है। ठीक है ना, क्योंकि जो बिंबाजी थे वो सूबेदारी प्रथा के जनक नहीं बल्कि परगना पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं, याद रखना है। ठीक है, परगना
पद्धति के सूत्रधार माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपसे यह पूछ दे कि परगना पद्धति का जन्मदाता कौन था, ठीक है, ये तो सूत्रधार, अगर आपसे पूछे कि परगना पद्धति का सूत्रधार कौन थे तो वो थे बिंबाजी भोसले। लेकिन अगर आपसे पूछ दे कि इस परगना पद्धति के जन्मदाता कौन थे, ठीक है, इसकी शुरुआत किसने किया था, तो वो थे विट्ठल राव दिनकर। ठीक है, विट्ठल राव दिनकर, इनके बारे में हम आगे और जानेंगे क्योंकि एक सूबेदार भी रह चुके हैं। ठीक है, तो परगना पद्धति के जन्मदाता विट्ठल राव दिनकर और सूत्रधार कौन, बिंबाजी भोसले। तो ये वाला दूसरा गलत है। तीसरा, उनके शासनकाल में राज्य का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी घोड़ो महादेव थे। क्या ये सही है? तो ये वाला भी बिल्कुल सही है। देखिए, जब वो नागपुर से छत्तीसगढ़ में शासन की बागडोर संभालने आ रहे होते हैं तो अपने साथ कई सारे अधिकारियों को भी लाते हैं ताकि यहाँ का शासन व्यवस्था सही तरीके से चलाया जा सके। ठीक है, तो उन्हीं में से एक जो थे अधिकारी जिनका नाम था घोड़ो महादेव। ये घोड़ो महादेव उनके शासनकाल में राज्य का प्रमुख प्रशासकीय अधिकारी थे। तो ये नाम को आपको याद रखना है। तो पहला और तीसरा सही। चौथा, उन्होंने मराठी, गोंडी और उर्दू भाषा का और ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया था। तो ये जो है बिल्कुल गलत है। ठीक है, क्योंकि इसमें मराठी, गोंडी और उर्दू भाषा का प्रयोग तो किया परंतु वे ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किए थे। वो ब्राह्मी लिपि के जगह मोड़ी लिपि का प्रयोग करते थे। ठीक है, मोड़ी लिपि। ठीक है, इतना सारा चीज़। तो यहाँ से हमारा क्या मिला कि पहला और तीसरा जो है बिल्कुल सही है। इस प्रकार जो हमारा ऑप्शन 1 है, ऑप्शन ए जो है वो हमारा राइट आंसर है। ठीक है, देखिए बिंबाजी भोसले जैसे ही आया 1758 से 1787 तक, तो इन्होंने अपना जो प्रथम राजधानी बनाया वो कहाँ बनाया, रतनपुर को। ठीक है, रतनपुर को अपनी राजधानी बनाया। इन्होंने कई स्थापत्य का कार्य भी किया, कई निर्माण कार्य किया। जैसे कि अब लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ा सा कुछ लिख देता हूँ। निर्माण कार्य, इन्होंने रतनपुर के अंदर कई सारे मंदिरों का निर्माण कराया। जैसे राम टेकरी मंदिर आपने सुना होगा, रतनपुर का जो राम टेकरी मंदिर है वो। दूसरा खंडोबा मंदिर, ये भी रतनपुर के अंदर ही है। ठीक है, खंडोबा मंदिर। एक और याद रख लीजिएगा, लक्ष्मी नारायण मंदिर, लक्ष्मी नारायण मंदिर, ये भी रतनपुर के अंदर ही है। एक और याद रखिएगा, संगमेश्वर शिव मंदिर, संगमेश्वर शिव मंदिर। ये चारों का निर्माण इन्होंने ही कराया था। देखिए, आपने सुना होगा कि जो रायपुर में एक दूधाधारी मठ है। ठीक है, इस दूधाधारी मठ का जो बनाया था वो बलभद्र दास ने बनवाया था, परंतु जो उसका जीर्णोद्धार करवाने का कार्य भी बिंबाजी भोसले ने किया था। किसने? बिंबाजी भोसले ने क्या दूधाधारी मठ का जीर्णोद्धार का कार्य कराया था। ठीक है, तो कुछ चीज़ों को आप, मैं बस बोल दे रहा हूँ, आप नोट डाउन करते चलिएगा। अगर इनकी प्रशासनिक कार्य के अंदर देखा जाए, ठीक है, प्रशासनिक कार्य के अंदर देखा जाए तो इन्होंने रायपुर और रतनपुर का प्रशासनिक एकीकरण का कार्य किया। ठीक है, रायपुर प्लस रतनपुर, इन दोनों का प्रशासनिक रूप से एकीकरण, एक ही जगह से उसको नियंत्रित करने की कोशिश किया। इन्होंने रतनपुर के अंदर एक न्यायालय का स्थापना किया था। ठीक है, रतनपुर में एक न्यायालय की स्थापना इन्होंने किया था। ठीक है, इन्होंने, बिंबाजी भोसले ने 2 जमींदारी भी प्रारंभ किया था, जिसका नाम था, एक का नाम था राजनांदगांव और दूसरे का नाम था खुज्जी। ठीक है, राजनांदगांव और खुज्जी नामक 2 जमींदारियां भी प्रारंभ करवाया था बिंबाजी भोसले ने। ठीक है, अब देखिए इनके शासनकाल में कई सारे जमींदारियां भी चल रही थी जहां से वे टैक्स वसूल करते थे। ठीक है, तो मराठा शासन के समय जो टैक्स होता था उसको टकोली कहा जाता था, याद रखिएगा। ठीक है, टकोली। तो कई सारी जमींदारियों से टैक्स वसूला जाता था। तो उसी में से कुछ आपको याद रखना है। तो और यहाँ पे अगर याद रखेंगे तो ये दशहरा के समय ना स्वर्ण पत्र दान देने की प्रारंभ किया था। दशहरे में स्वर्ण पत्र देने की परंपरा की शुरुआत किया था इन्होंने। ठीक है, देखिए एक नाम याद रखिएगा, एग्जाम में यहाँ से मुझे लगता है कई बार से पूछ सकता है। एक नाम याद रखिएगा, मोहम्मद खान तारान। मोहम्मद खान तारान। इस मोहम्मद खान तारान ने बिंबाजी की सैन्य सहायता की थी। ठीक है, इस सैन्य सहायता के बदले में इन्होंने 5 स्थानों को मोहम्मद खान तारान को दान दे दिया था बिंबाजी ने। याद रखिएगा, नाम एग्जाम में पूछ सकता है। अकलतरा, एक है लवन, फिर खरौद, खरौद के बाद मदनपुर और एक है किकरदा। ठीक है, ये 5 गांवों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके बाद तो हमको पता है कि 7 दिसंबर 1787 ईस्वी को बिंबाजी भोसले की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अब शिवाजी के समय अगर आप देखेंगे
ठीक है, इस वीडियो के इस क्वेश्चन के लिए इतना ही। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या है। उम्मीद है इतना सारा फैक्ट आप बटोर पा रहे होंगे, आप अपने लिए नोट डाउन भी करते चल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि बिंबाजी भोसले की पत्नी नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिया, इसमें से कौन से जो है बिंबाजी भोसले की पत्नी के अंतर्गत नहीं है, जो उनकी पत्नी नहीं है, तो आपको ये बताना है। ठीक है, तो आनंदीबाई ये बिल्कुल है, साईबाई नहीं, ये पत्नी नहीं है उनकी, उमाबाई और रमाबाई ये तीनों जो है उनकी पत्नी है। तो इसका जो नहीं है बोला है, तो इसका हमारा जो आंसर होगा ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई ये तीनों बिंबाजी भोसले की पत्नियां हैं। ठीक है ना। देखिए, जब उनकी मृत्यु हो जाती है बिंबाजी भोसले की, कब? 7 दिसंबर 1787 ईस्वी को बिंबाजी की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद चिमनाजी भोसले जो है शासन संभालते हैं, मतलब गद्दी पे बैठते हैं, परंतु जो उसको चलाने का कार्य जो करते हैं वो आनंदीबाई करती हैं। ठीक है ना। सत्ता का बागडोर कौन संभालती हैं? आनंदीबाई संभालती हैं। जो एक महिपत राव, नाम आप याद रखिएगा, महिपत राव, ये एक सूबेदार थे। ठीक है, महिपत राव, ठीक है, ये एक सूबेदार थे। ठीक है ना, जो आगे हम देखेंगे, क्योंकि 1787 में इनकी मृत्यु होगी बिंबाजी की। उसके बाद चिमनाजी भोसले जो होंगे उनकी भी 1788 में मृत्यु हो जाएगी। मृत्यु के पश्चात कौन आएगा अब शासन करने? वेंको जी। ठीक है, वेंको जी कहाँ? नागपुर से ही अप्रत्यक्ष रूप से शासन करने की कोशिश करेंगे सूबेदारी माध्यम से। ठीक है, सूबेदार नियुक्त करके, तो ये महिपत राव को सूबेदार नियुक्त करते हैं। ठीक है, अब ये क्योंकि सूबेदार तो नियुक्त कर देते हैं महिपत राव को, परंतु जो शासन जो संभालने का कार्य करते थे वो आनंदीबाई करती थी। इसलिए महिपत राव और आनंदीबाई के मध्य सत्ता के लिए एक संघर्ष की स्थिति बनी हुई रहती थी। ठीक है ना। हमने क्या देखा कि बिंबाजी भोसले ने रतनपुर में एक राम टेकरी मंदिर का स्थापना किया था। ठीक है ना, तो उस मंदिर के मूर्ति के समक्ष जो, मतलब ये जो आनंदीबाई होती हैं, राम टेकरी मंदिर जो होती है, राम टेकरी मंदिर, इस मंदिर में जो मूर्ति है उस मूर्ति के समक्ष बिंबाजी भोसले की एक प्रतिमा बनवाते हैं। ठीक है, किसका? बिंबाजी का, जो कि हाथ जोड़े हुए मंदिर के मूर्ति के समक्ष खड़े हुए हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। इसके बाद आप याद रखेंगे कि इन्होंने श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर की स्थापना भी किया था। किसने ने? आनंदीबाई ने। श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर कहाँ? रतनपुर के अंदर ही। ठीक है, मतलब आप ये कह सकते हैं कि बिंबाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात पूरा जो सत्ता का बागडोर था वो कौन संभाल रही थी? आनंदीबाई संभाल रही थी। ठीक है, आनंदीबाई के समय इनके जब तक ये जीवित थी तब तक 3 शासकों ने शासन किया। जैसे एक बिंबाजी का तो इन्होंने देखा ही था, बिंबाजी। ठीक है, बिंबाजी के बाद मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो आनंदीबाई थी इनके समय 3 शासकों ने शासन किया। एक बिंबाजी हो गए, कब से कब तक? 1758 से लेकर 1787 तक। बिंबाजी के बाद आ जाएंगे वेंको जी। ठीक है, वेंको जी, ये कब से कब तक? 1700, मतलब चिमनाजी तो थे ही, चिमनाजी तो पहले, ठीक है, अभी मैं चिमनाजी पहले लिख देता हूँ। चिमनाजी भोसले कब तक? 1787 से लेके 1788 तक। उसके बाद वेंको जी आएंगे कब? 1788 से लेके ये 1811 तक। ठीक है, मतलब ये 3 शासकों के साथ ये जो है अपना देख चुकी होती है कार्यकाल, बिंबाजी, चिमनाजी और वेंको जी। ठीक है, अब देखिए, मतलब सत्ता संभालने का कार्य आनंदीबाई करती। इसके बाद उमाबाई, जैसे ही बिंबाजी भोसले की मृत्यु होती है 7 दिसंबर 1787 ईस्वी को, उमाबाई जो होते हैं वो क्या करते हैं? सती हो जाती है। ठीक है, उमाबाई क्या हो जाती हैं? सती। कैसे याद रखेंगे? उमा जो होता है ये माता पार्वती का नाम है, और माता पार्वती जो थी वो भगवान शंकर के लिए सती हो जाती हैं। तो इस प्रकार उमाबाई जो है वो भी सती हो जाती है बिंबाजी भोसले की मृत्यु के पश्चात। रमाबाई, ये जो रमाबाई होती हैं वो वन को प्रस्थान कर जाती हैं। ठीक है, वन को प्रस्थान कर जाती हैं। इसे कैसे याद रखेंगे? रमा यानी लक्ष्मी का नाम है। ठीक है, माता लक्ष्मी का, और ये माता लक्ष्मी की अवतार कौन होती है? सीता। ठीक है, सीता माता भी वन को जाती हैं, इसलिए जो रमा होती हैं वो भी बिंबाजी की मृत्यु के पश्चात वन को प्रस्थान कर जाती हैं। या रमा में राम आता है, राम भगवान वन में जाते हैं। और आनंदीबाई आनंद के साथ क्या करते हैं? अपना जो सत्ता का देख रेख करती हैं। इस प्रकार आप इतना सारा चीज़ यहाँ से समझ में आ सकता है। तो बिंबाजी भोसले की 3 पत्नियाँ, आनंदीबाई, उमाबाई और रमाबाई। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 4 की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उम्मीद है आपका 3 में से 3 सही हुआ होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्नलिखित बिंबाजी भोसले के प्रशासनिक व्यक्ति और उनके पद दिए गए हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया, एक साइड पदाधिकारी दिया गया है और दूसरे साइड वो किस पद पे आसीन थे वो दिया गया है। ठीक है, इसमें से कौन कौन सा जो है असुमेलित है हमको वो बताना है। मैंने कहा कि बिंबाजी भोसले जब वापस, जब नागपुर से छत्तीसगढ़ में शासन करने आ रहे थे तो अपने साथ कई व्यक्तियों को लाए थे।
ताकि उनको प्रशासनिक सेवा में प्रशासन चलाने के लिए उनको सरलता मिले या सब आसानी से कर सके। तो वही पदाधिकारी उनके साथ जो आते हैं यहाँ पे नाम दिया गया है और उनका पद को हमको मैच करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो पहला है कृष्णा जी मोहिते। कृष्णा जी मोहिते जो थे वो, इसमें हमको असुमेलित को पहचानना है ना। ठीक है, तो कृष्णा जी मोहिते जो थे राजस्व से संबंधित नहीं थे, ये पहला वाला हमारा गलत है। ठीक है, नीलू पंडित, नीलू पंडित या फिर नीलू पंत भी कहा जाता है, ये सेनापति थे। ठीक है, तो ये वाला बिल्कुल जो है सही है। ठीक है, ये वाला बिल्कुल सही है। चलिए आगे देखते हैं। कृष्णा भट्ट उपाध्याय, अच्छा ठीक है ठीक है, पहला वाला भी जो है क्या हमको असुमेलित बताना है ना। ठीक है, ये जो कृष्णा जी मोहिते थे ये गलत था। ठीक है, कृष्णा जी मोहिते हैं वो राजस्व विभाग से संबंधित थे। ठीक है, कृष्णा जी मोहिते जो थे वो राजस्व विभाग से संबंधित थे, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा नीलू पंडित, नीलू पंडित का अन्य नाम क्या है, नीलू पंत भी कहते हैं। ठीक है, नीलू पंत, वो क्या थे, ये सेनापति थे। ये दूसरा वाला भी एकदम सुमेलित है, हमको असुमेलित पता करना। जो तीसरे हैं कृष्ण भट्ट उपाध्याय, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, ये कीव प्रमुख से संबंधित नहीं है, ये वाला सुमेलित नहीं है। तो कृष्ण भट्ट उपाध्याय क्या थे भाई, कृष्ण भट्ट उपाध्याय, जो कृष्ण भट्ट उपाध्याय थे वो राज पंडित थे। कौन थे, राज पंडित। जो भी धर्म से संबंधित जो कार्य जो हुआ करता था धार्मिक संबंधी, वो कृष्णा भट्ट उपाध्याय देखा करते थे। ठीक है, ये कीव प्रमुख कौन था, कीव प्रमुख मतलब कह सकते हो कि किला प्रमुख, जो किला की देख रेख करता था। ठीक है, कीव प्रमुख या फिर किला प्रमुख। जो कीव प्रमुख या किला प्रमुख जो थे वो थे रामचंद्र बख्शी, याद रखिएगा ये नाम, रामचंद्र बख्शी। ठीक है, ये कीव प्रमुख थे। और कृष्णा भट्ट उपाध्याय क्या थे, राज पंडित थे। वहीं पे मशा रिल्हे, ये सर सेनापति नहीं थे, ये वाला भी नहीं है। तो तीसरा और चौथा जो है ये सुमेलित नहीं है, तो ये वाला हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मशा रिल्हे कौन थे भाई, मशा रिल्हे, मशा रिल्हे को मशार नील्हे भी लिखा मिलता है कई जगह, मशार नील्हे। ठीक है, तो जो मशार नील्हे जो थे, जो हमने पीछे देखा था कि जो प्रशासनिक प्रमुख हुआ करते थे वो कौन थे, घोड़ो महादेव थे। तो ये घोड़ो महादेव के सहायक थे। ठीक है ना, ये सह सलाहकार थे बोल सकते हो, घोड़ो महादेव के सह सलाहकार। ठीक है, इसके बाद तो सर सेनापति कौन था भाई, ये भी पता होना चाहिए। तो बिंबाजी भोसले के दरबार में या फिर उनके प्रशासन में जो सर सेनापति थे उनका नाम था पांडुरंग, पांडुरंग। ठीक है, महाड़िक भी लिखा होता है कई जगह, महाड़िक। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको पता है। एक और नाम याद रखिए कि माधव रामचंद्र मजुमदार, माधव रामचंद्र मजुमदार। ठीक है, माधव रामचंद्र जो मजुमदार थे वो लेखा विभाग से संबंधित थे। ठीक है, तो इतना सारा चीज़ आपको यहाँ पे याद होना चाहिए। ठीक है, उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको नया लगा होगा। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में कभी पूछा नहीं गया है। ठीक है, नया था, एक बस पूछा गया था क्या कि ये नीलू पंडित के बारे में पूछा गया था। ठीक है, बाकी चीज़ एकदम नया है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है आने का चांसेस बनता है। तो ये वाला क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस जमींदारी के जमींदार ने बिंबा जी के आक्रमण के डर से, ये डर होगा, डर से जल समाधि करके प्राण त्याग दिए थे, हमको बताना है। ठीक है, देखिए बिंबाजी भोसले के समय कई सारी जमींदारियां थी जहां से वो टकोली वसूला करते थे, टैक्स वसूला कर, या तो टैक्स वसूला करते थे या फिर कई बार से सैन्य सहायता की जरूरत पड़ती थी तो सैन्य सहायता ले लेते थे। ठीक है, तो ये हमको बताना है कि ये 4 जमींदारियों का नाम दिया है, जिसमें से कौन सी ऐसी जमींदारी है जो बिंबाजी भोसले के डर से जल समाधि ले लिया था वहाँ का जमींदार। कांकेर का जमींदार, खैरागढ़ का जमींदार, चांग बखार का जमींदार, ये चांग बखार। ठीक है, या फिर धमधा का जमींदार। ठीक है, कौन सा, तो इसका जो सही आंसर है धमधा जमींदारी। धमधा जमींदारी के जो जमींदार थे वो जल समाधि ले लिए थे। ठीक है, अब हम धमधा जमींदारी के बारे में समझ में आ गया क्या, ये डर से जल समाधि ले लिए थे। देखिए कांकेर जो जमींदारी थी वहाँ के जो राजा थे उनका नाम याद रखिएगा, धीरज सिंह। ठीक है, बिंबा जी के समय जो कांकेर के जो राजा थे कांकेर जमींदारी के, वो थे धीरज सिंह। ठीक है, जो बिंबा जी थे यहाँ से वो टकोली वसूल नहीं करते थे, परंतु क्या करते थे कि 500 घुड़सवारों का सैनिक सहयोग लेते थे यहाँ से। ठीक है, 500 घुड़सवारों का सैनिक सहयोग, कभी युद्ध की स्थिति बन जाती है तो वहाँ से लेते थे, 500 घुड़सवारों का सैन्य सहयोग। ठीक है, इतना उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। देखिए जो एक सिहावा जमींदारी थी या फिर सिहावा तालुका, ठीक है याद रखिएगा नाम, सिहावा तालुका, ये जो तालुका थी वो कांकेर जमींदारी के अंदर आता था। ठीक है, धीरज सिंह के अधीन आता था। ठीक है, इसके बाद ये खैरागढ़ जमींदारी,
देखो जो खैरागढ़ जमींदारी थी यहाँ से सर्वाधिक टकोली उनको मिलता था। सर्वाधिक टकोली जो है बिंबा जी को कहाँ से प्राप्त होता था? खैरागढ़ की जमींदारी से प्राप्त होता था। ठीक है, साथ ही साथ 500 घुड़सवारों की सैन्य सहायता भी इनको यहाँ से मिल जाया करता था। इसके बाद ये है चांग बखार की जमींदारी। ठीक है, क्या हुआ था कि ये जो चांग बखार का जो जमींदार था वो टकोली देने से मना करता था। ठीक है, टकोली से मना कर देता था। ठीक है, इसकी वजह से क्या हुआ था? 1775 ईस्वी में इस पर आक्रमण किया गया था। ठीक है, आक्रमण कर दिए थे और जो चांग बखार की जमींदारी है उसे टकोली देने के लिए विवश कर दिया था। इतना याद रखना है। ठीक है, उम्मीद है इतना सारा चीज़ आपको समझ में आया होगा। एक और याद रखिएगा, कोरबा जमींदारी। कोरबा जमींदारी, ये कोरबा जमींदारी जो है वो क्या बोलते हैं, बिंबा जी के खिलाफ विद्रोह किया था। ठीक है ना, ये विद्रोह कर दिया था। विद्रोह करने के कारण जो इसकी जमींदारी थी वो छीन लिया जाता, जब्त कर लेते हैं। ठीक है, तो कोरबा जमींदारी के जो जमींदार थे उनका जमींदारी जो है जब्त कर लिया गया था। क्यों? क्योंकि ये बिंबा जी के खिलाफ बगावत किया था या विद्रोह किया था। ठीक है, इतना सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए। चलिए अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है कि व्यंकोजी भोसले के बारे में क्या सत्य है। ठीक है, तो हमने देखा था कि सबसे पहले बिंबा जी आए, बिंबा जी के बाद चिमना जी, उनके बाद कौन आया था? व्यंकोजी आया था। ठीक है, व्यंकोजी भोसले। तो इन व्यंकोजी के बारे में बताना है कि क्या क्या यहाँ पे सत्य है। ठीक है, तो आपको इस सब का डेट भी याद रखना ना। जैसे बिंबा जी कब से कब तक भाई? ये 1758 से लेकर 1787 तक। ठीक है, इसके बाद आया चिमना जी। चिमना जी कब से कब तक? 1787 से लेकर 88 तक, मात्र 1 साल। इसके बाद वेंको जी आते हैं, 1788 से लेकर 1811 तक रहते हैं इनका कार्यकाल। तो चलिए अब देखते हैं कि कौन कौन सा सही है। वेंको जी भोसले के बारे में क्या क्या सभी कथनों पर विचार करना और सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, बिंबा जी भोसले की मृत्यु के पश्चात सन 1788 ईस्वी में प्रभार सौंपा गया। नहीं, ये तो बिल्कुल गलत होना चाहिए, क्योंकि बिंबा जी भोसले की मृत्यु के पश्चात कौन आया था? चिमना जी भोसले आए थे 1788 में, 87 में ही आ गए थे। ठीक है, परंतु 1788 में वेंको जी को मिला था। जब मिला था तो बिंबा जी की जगह क्या होना चाहिए? चिमना जी भोसले होना चाहिए। तो ये पहला गलत। दूसरा, इन्होंने छत्तीसगढ़ में सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत की थी। हाँ, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, क्योंकि जब इनको वेंको जी को यहाँ की गद्दी प्राप्त हुई चिमना जी की मृत्यु के पश्चात, तो ये छत्तीसगढ़ में नहीं आए थे, वह नागपुर से ही शासन करना चाहते थे। ठीक है, कहाँ से? नागपुर से ही। और इसके लिए उन्होंने क्या किया कि सूबेदारी प्रथा की शुरुआत की थी। ठीक है, तो सूबेदारी प्रथा का या सूबेदारी व्यवस्था के सूत्रधार या फिर कौन थे, इसके जन्मदाता कौन थे? तो ये वेंको जी भोसले। ठीक है, याद रखना है। तो ये दूसरा वाला बिल्कुल सही है। उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन तीसरा कथन, विदेशी यात्री कोलब्रुक वेंको जी के समय आया था। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है ना, जो कोलब्रुक है वो वेंको जी के समय नहीं, बल्कि एक सूबेदार थे जिनका नाम था केशव गोविंद। ठीक है, केशव गोविंद के समय कोलब्रुक जो है आया था। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा ऑप्शन नंबर जो 2 है वो बस सही है, बाकी ये दोनों गलत है। तो इसका हमारा जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। देखिए, जो चिमना जी भोसले की मृत्यु के पश्चात इनको कार्यभार मिला था, इतना तो हमको समझ में आ गया। और इन्होंने क्या किया? सूबेदारी प्रथा की भी शुरुआत किया था। इसके बाद देखिए इन्होंने क्या कहा था कि इन्होंने सूबेदारी प्रथा की शुरुआत किया। सूबेदारी प्रथा के माध्यम से अगर देखा जाए तो सबसे पहले सूबेदार किसको बनाया गया था? तो महिपत राव को। ठीक है, महिपत, ठीक है, महिपत राव दिनकर, ये जो थे ये सबसे पहले सूबेदार थे। ठीक है, शासक कौन हो गए अब? हालांकि इस समय क्या बोलते हैं, आनंदीबाई भी हैं जो बागडोर संभाल रही है, वहाँ की शासन की देखरेख कर रही है, क्योंकि प्रत्यक्ष रूप से शासन अभी ये नहीं है। जो हमारे वेंको जी है वो छत्तीसगढ़ के अंदर नहीं थे, तो वे अपना सूबेदार नियुक्त किए किसको? महिपत राव दिनकर को। परंतु ज़्यादातर जो प्रशासन का कार्य संभालती थी उन कौन? आनंदीबाई संभालती थी। ठीक है, शासक कौन है यहाँ पे? अभी वेंको जी हैं। ये जो महिपत राव है, इस महिपत राव के समय 1790 में एक यूरोपीय यात्री आए। ठीक है, कब? 1790 में एक यूरोपीय यात्री आए जिसका नाम था फॉरेस्टर। फॉरेस्टर नामक एक यूरोपीय यात्री जो है महिपत राव के समय आता है। ठीक है, ये 1790 में। वहीं 1795 में एक और आता है जिसका नाम होता है जेटी ब्लंट। मिस्टर जेटी ब्लंट, ये भी आते हैं। तो अगर आपसे शासक पूछे कि किसके शासन के समय आते हैं तो आपको मानना है क्या? वेंको जी भोसले। लेकिन अगर सूबेदार बोलता है कि किस सूबेदार के समय आया था, तो वो थे महिपत राव दिनकर। महिपत राव दिनकर के समय फॉरेस्टर आया था 1790 में।
ठीक है। और ये रायपुर को विजिट किया था, याद रखिएगा, जो फॉरेस्टर था वो रायपुर को विजिट किया था। वहीं 1795 में जब जेटी ब्लेंट आया तो ये रतनपुर को भी विजिट किया और साथ ही साथ रायपुर को भी विजिट किया था। ठीक है, उम्मीद है इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा। और जो कोलब्रुक आया था वो कब आया था, ये और भी आगे सूबेदार आएगा, हम सूबेदार वाला आगे क्वेश्चन करेंगे, जो कि केशव गोविंद के समय कोलब्रुक का आगमन हुआ था। ठीक है, देखिए वेंकोजी भोसले के समय साम्राज्य विस्तार का भी भरपूर कोशिश किया गया, याद रखिएगा, वेंकोजी भोसले के समय साम्राज्य विस्तार पर भी भरपूर कोशिश किया गया। जैसे क्या हुआ, 1770 की बात आती है, ठीक है, 1770। हालांकि जो देखिए वेंकोजी है 1788 से लेके 1811 तक है, तो 1770 में क्या हुआ था, पहले एक घटना देखिए। 1770 ईस्वी में एक सेनापति थे जिनका नाम क्या था, नीलू पंडित। किसके समय होंगे ये बताइए, ये तो बिंबा जी के समय की बात हो रही है। ठीक है, तो जो नीलू पंत है या फिर नीलू पंडित है, ये क्या करते हैं, बस्तर का जो रियासत था, ठीक है, बस्तर रियासत, मैं आप लिखता हूँ, ठीक है, बस्तर रियासत के जो शासक होते हैं जिनका नाम है दलपत देव, ठीक है, दलपत देव पर आक्रमण करते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा हूँ कि सन 1770 ईस्वी में जो बिंबाजी भोसले थे उनके सेनापति का नाम था नीलू पंत या फिर नीलू पंडित, वो बस्तर के रियासत उस समय शासक था दलपत देव, उस पर आक्रमण करते हैं, परंतु जो आक्रमण जो है वो असफल रहता है, आक्रमण असफल रहता है। इसके बाद फिर से 1778 की बात आएगी, सॉरी 1778, ये जो है ये दोनों अभी तक यहाँ वेंकोजी नहीं आ रहे ना, क्योंकि 1787 तक तो खुद बिंबा जी ही थे, तो बिंबा जी के समय की मैं बात कर रहा हूँ कि 1770 में नीलू पंडित का आक्रमण होता है दलपत देव पर, लेकिन असफल हो जाता है। 1778 ईस्वी में फिर से आक्रमण किया जाता है। ठीक है, ये क्या बोलते हैं, उस समय जो काकतीय शासक होते हैं, बस्तर के समय की बात कर रहा हूँ, बस्तर क्षेत्र की काकतीय शासक थे जिनका नाम था दरियादेव। ठीक है, तो इस समय जो दरियादेव के साथ एक कोटपाड़ की संधि होती है मराठों का, कोटपाड़ की संधि, जब काकतीय वंश पढ़ेंगे तो हम और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो 1778 ईस्वी में काकतीय शासक जो दरियादेव थे उनके साथ मराठाओं का एक संधि होता है जिसको हम कोटपाड़ की संधि कहते हैं, ईयर याद रखिएगा 1778। इस समय क्या होता है, जो बस्तर था वो पहली बार मराठाओं के नियंत्रण में आता है। ठीक है, पहली बार जो बस्तर होता है मराठा साम्राज्य के नियंत्रण में आता है या फिर छत्तीसगढ़ का अंग बनता है। ठीक है, ये कह सकते हो कि जो बस्तर था वो पहली बार छत्तीसगढ़ का अंग कब बना था, 1778 ईस्वी में। ठीक है, दरियादेव के समय कोटपाड़ की संधि के माध्यम से। ठीक है, इसके बाद 1778 के बाद याद रखिएगा 1809 का डेट। ठीक है, अभी जो डेट आ गया है ये वेंकोजी के समय का आ गया। ठीक है, वेंकोजी के समय का आ गया। एक सेनापति था जिनका नाम था रामचंद्र बाघ, रामचंद्र बाघ। ये जो रामचंद्र बाघ था वो आक्रमण करता है। उस समय जो बस्तर के या फिर काकतीय वंश के जो शासक थे जिनका नाम था महिपाल देव, महिपाल देव। ठीक है, महिपाल देव पर आक्रमण करता है और टकोली देने के लिए बाध्य करता है कि भाई आपको तो आप टकोली देना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। 1809 ईस्वी में वेंकोजी का जो सेनापति था जिसका नाम था रामचंद्र बाघ, उसका आक्रमण होता है काकतीय शासक महिपाल देव के ऊपर। ठीक है, टकोली के लिए, ताकि टकोली देना पड़ेगा। ठीक है, अब इसी समय क्या होता है, जो सिहावा होता है जो कि बस्तर के मतलब कांकेर के समय रहता था, कांकेर में था ना वो बस्तर, लेकिन सिहावा जो है सिहावा को भी अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं 1809 ईस्वी में। इसके बाद 1811 ईस्वी में जो वेंकोजी भोसले थे उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, इतना चीज़ समझ में आपको आना चाहिए। उम्मीद है इतना सारा चीज़ समझ में आया होगा, और वीडियो अगर नहीं आया तो वीडियो को एक बार रिवर्स करके भी आप इसको देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कि निम्नलिखित सूबेदारों को उनके कार्यकाल के अनुसार इसको व्यवस्थित करना है। हमको बताना है कि कौन पहले आएंगे और कौन बाद में। ठीक है, उनके कार्यकाल के अकॉर्डिंग हमको इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहला आपको इसका आंसर पता होगा। ठीक है, तो आप इसको पहले खुद ट्राई करें वीडियो को पॉज करके। तो जो सबसे पहला, देखिए मैंने क्या बताया कि जो सूबेदारी जो प्रथा थी या सूबेदारी व्यवस्था की शुरुआत किसने किया था, तो वो थे वेंकोजी भोसले। ठीक है, तो उन्होंने जो सबसे पहला जो सूबेदार नियुक्त किया था उनका नाम था महिपत राव, ये पहला। ठीक है, उसके बाद जो दूसरे नंबर पे आते हैं विट्ठल राव दिनकर। पहला महिपत राव दिनकर, दूसरा विट्ठल राव दिनकर, और तीसरे नंबर पे आज जो आते हैं वो भवानी कालू, और जो चौथे नंबर पे आएंगे वो केशव गोविंद। ठीक है, बस इतना ही नहीं, और भी ज़्यादा सूबेदार हैं, परंतु ये 4 दिया, इन चारों को पहले अरेंज करना है। ठीक है, तो जो महिपत राव थे इनका कार्यकाल था 1788 से लेके 1790 तक, 1788 से लेकर 1790 तक महिपत राव दिनकर का। ठीक है, वहीं इसके बाद विट्ठल राव दिनकर 1790 से लेकर 1796 तक, विट्ठल राव दिनकर।
इसके बाद थे भवानी कालू। भवानी कालू जो है 1796 से लेके 1797 तक। और लास्ट में है ये चौथे नंबर पे केशव गोविंद, जिनका कार्यकाल है 1797 से लेके 1808 तक। ठीक है, 1808 तक। तो ये ऐसा चीज़ हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले कौन? महिपत राव। तो हमारा आंसर कौन सा होना चाहिए भाई? महिपत राव, तीसरा पहले नंबर पे। तो ये वाला हमारा आंसर सही होगा। इन तीनों में तीसरा पहले है ही नहीं। तो सबसे पहले महिपत राव, फिर आगे विट्ठल राव, इसके बाद भवानी कालू और फिर लास्ट में आगे केशव गोविंद। ठीक है, अब इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम महिपत राव के बारे में जानते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ महिपत राव दिनकर। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ के अंदर मराठाओं का पहला सूबेदार कौन थे? महिपत राव दिनकर, ये पहला सूबेदार थे। ठीक है ना। उस समय जो शुरुआत में शासन कौन, क्योंकि महिपत राव से पहले अगर बोलेंगे तो चिमनाजी भोसले थे। ठीक है, सॉरी, वेंकोजी भोसले से पहले। ठीक है, तो उस समय आनंदीबाई मेन इसका कार्यभार संभाल रही थी। तो महिपत राव दिनकर और आनंदीबाई के मध्य सत्ता के लिए एक संघर्ष होता है। ठीक है ना। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये महिपत राव कह लीजिए या फिर एक आनंदीबाई आपसे पूछ देगा। ठीक, क्योंकि आनंदीबाई के समय ये महिपत राव भी था। तो आनंदीबाई के समय एक यूरोपीय यात्री आता जिसका नाम था मिस्टर लैंकी। मिस्टर लैंकी, ठीक है ना। ये 1790 में आता है, 1790 में। तो कह सकते हो कि वेंकी के समय, वेंकोजी भोसले के समय ही आए हुए थे। ठीक है ना। लेकिन महिपत राव भी उस समय जो है क्या, क्योंकि 1790 तक तो कौन है, देखिए महिपत राव दिनकर ही है ना। तो 1790 महिपत राव दिनकर भी वहाँ का सूबेदार था। तो आपसे ये भी पूछ सकता है कि किसके समय आया था, तो महिपत राव दिनकर या फिर आनंदीबाई, या फिर इन दोनों में ऑप्शन ना दे के अगर आपसे पूछ दे वेंकोजी भोसले ऑप्शन दे दे, तो वहाँ पर भी आप टिक कर सकते हैं। ठीक है, देखिए महिपत राव दिनकर के समय ही पीछे भी हमने देखा कि 1790 में कौन आया था, फॉरेस्टर आया था। ठीक है, फॉरेस्टर आया था। कहाँ आया था? ये रायपुर के अंदर आया था। ठीक है, रायपुर में आया था 1700। इसको ऐसे याद रखिएगा, ये महिपत का एम और फॉरेस्टर का एफ, एफ एम याद रखिएगा। ठीक है, वेंकोजी भोसले भी देगा, क्योंकि मुख्य शासक अगर बोला जाए तो वेंकोजी भोसले के समय ही ये फॉरेस्टर आया था, परंतु यहाँ वो नहीं थे। ठीक है, जेटी ब्लंट भी हमने देखा था क्या, कि 1795 में कौन आया था? जेटी ब्लंट आया था, जो कि रतनपुर के साथ साथ रायपुर को भी विजिट किया था। ठीक है ना। इतना सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद चलिए, ये हो गया महिपत राव का। इसके बाद हम देखते हैं विट्ठल राव दिनकर के बारे में। विट्ठल राव दिनकर, हमने देखा था कि जो बिंबाजी भोसले थे वो परगना पद्धति के सूत्रधार थे। ठीक है, परगना पद्धति, परगना पद्धति का अगर सूत्रधार पूछे तो बिंबाजी भोसले, परंतु इसका अगर जन्मदाता पूछते, ठीक है, तो परगना पद्धति का जन्मदाता कौन थे? विट्ठल राव दिनकर थे। ठीक है, जो परगना होता था उसका जो प्रमुख होता था, परगना का जो प्रमुख होता था उसे कमावशीदार कहते थे। कमाविसदार, कमाविसदार कहा जाता था किसको? जो परगना का जो प्रमुख होता था। ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि जो कलचुरी के समय छत्तीसगढ़ में कुल 36 गढ़ थे। ठीक है ना, कलचुरी काल में टोटल कितने? छत्तीसगढ़ में टोटल 36 गढ़ थे। तो ये जो विट्ठल राव दिनकर थे, इन्होंने क्या किया, इस 36 गढ़ों को समाप्त कर दिया, गढ़ों को समाप्त किया और उसको 27 परगनों में विभाजित कर दिया था उन्होंने। ठीक है, कितने? 27 परगनों में उसको विभाजित कर दिया था। ठीक है, देखिए जो विट्ठल राव दिनकर थे ना, उसी के समय सन 1795 ईस्वी में, 1795 में विट्ठल राव दिनकर के समय 1795 ईस्वी में भोपालपट्टनम विद्रोह होता है। भोपालपट्टनम विद्रोह। शासक कौन है अभी भाई? हमारा शासक जो है अभी तक कौन है? वेंकोजी भोसले हैं। ठीक है ना, इतना चीज़ याद रखना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं तीसरे नंबर पे कौन आ रहे थे? भवानी कालू। ठीक है, भवानी कालू के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। अगर आपसे पूछ दे कि सबसे कम समय तक, तो इन सब में देखेंगे ना तो बहुत कम, सबसे कम समय तक भवानी कालू ने ही शासन किया था, मतलब यहाँ पे सूबेदारी किया था 96 से मात्र 97 तक। ठीक है, एग्जाम में वैसे कम वाला पूछेगा नहीं, परंतु अगर आपसे पूछ दे कि सबसे कम समय तक कौन, तो भवानी कालू। ठीक है, इसके बाद केशव गोविंद। केशव गोविंद, ठीक है, केशव गोविंद का कार्यकाल कब से? 1797 से 1808 तक। ये लगभग 11 साल तक शासन करते हैं। तो ये जो है सबसे लंबे तक समय तक सर्वाधिक सूबेदारी करने वाले कौन थे भाई? ये केशव गोविंद, सर्वाधिक समय तक। ठीक है, सबसे ज़्यादा समय तक केशव गोविंद ने सूबेदारी किया था। ठीक है, जो केशव गोविंद थे ये क्या किया था, इनके काल में पिंडारियों का प्रथम आक्रमण हुआ था। पिंडारियों का प्रथम आक्रमण किसके समय में हुआ था? केशव गोविंद के समय में हुआ था। और केशव गोविंद के समय में ही कौन? कोलब्रुक आया था। ठीक है ना, एक यूरोपीय यात्री कोलब्रुक किसके काल में आया था? केशव गोविंद के काल में ही आया था कोलब्रुक।
ठीक है। तो पहली बार पिंडरियों का आक्रमण कब हुआ था? पिंडारियों का केशव गोविंद के आसपास, केशव गोविंद के कार्यकाल में इन्होंने आक्रमण को दमन भी कर दिया था, ठीक है, उसको विफल भी कर दिया था। जी देखिए, पिंडारी जो है ये 25-26 हज़ार लोगों का ना एक संगठन था, एक समूह होता था जो कहीं पर भी लूटपाट मचा देते थे। जो वर्तमान में जो पेंड्रा नाम आप सुना होगा बिलासपुर के समय, ठीक है, गौरेला पेंड्रा मरवाही वाला में, तो उस समय उस इलाके में ही पिंडारी लोग रहते थे, इसलिए उस इलाके का नाम या क्षेत्र का नाम पेंड्रा पड़ गया था, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। उम्मीद है आप तक अभी तक 7 में से आपका लगभग 5-6 तो क्वेश्चन सही हुआ ही होगा अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 है कि असुमेलित विकल्प का चयन करिए, ठीक है। देखिए हमारे पास यहाँ 4 विकल्प दिया गया है और इधर राइट साइड में हमारे पास ये 4 सूबेदारों का नाम दिया गया है, ठीक है। बताना है कि कौन से सूबेदार और इधर उनके समय होने वाली जो गतिविधियां हैं उसको दिया गया है, ठीक है। तो बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, असुमेलित वाले को बताना है। तो पिंडारियों की गतिविधियां चरम सीमा पर, किसके समय में पिंडारियों की गतिविधि सबसे ज़्यादा हुई थी? तो सबसे पहले जो पिंडारियों का कब हुआ था भाई आक्रमण? केशव गोविंद के समय, ठीक है। केशव गोविंद के समय पहली बार पिंडारियों का आक्रमण हुआ था जिसको इन्होंने दमन कर दिया था। परंतु सबसे ज़्यादा गतिविधियां चरम सीमा पर कब थी पिंडारियों का? तो वो थे बीकाजी गोपाल के समय, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद गोली मारकर हत्या कर दी गई, ठीक है। देखिए सखा राम हरि ये भी एक सूबेदार थे, ठीक है, जिनकी मृत्यु, रतनपुर का एक व्यक्ति होता है ना, रतनपुर का, ठीक है, ये रतनपुर का एक व्यक्ति होता है जो सखाराम हरि को गोली मार के हत्या कर देता है उसको, ठीक है, ये वाला भी सही है। तीसरा, पिंडारियों का अंतिम रूप से दमन सीताराम टांटिया द्वारा नहीं, यही वाला हमारा आंसर है क्योंकि ये सुमेलित नहीं है। पिंडारियों का जो अंतिम रूप से दमन करते हैं उनका नाम है, यहाँ पे लिखता हूँ, यादव राव दिवाकर, यादव राव दिवाकर, ठीक है। यादव राव दिवाकर जो कार्यकाल था वो 1817 से लेकर 1818 तक था, ठीक है ना। और ये जो थे छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार कौन थे? यादव राव दिवाकर। और पहले कौन थे? महिपत राव दिनकर, और ये दिवाकर, ठीक है ना, अंतिम सूबेदार। तो पिंडारियों का अंतिम रूप से पूर्णतः दमन करने वाले कौन थे? यादव राव दिवाकर थे, ठीक है। अब इसके बाद चौथा है छत्तीसगढ़ के अंतिम सूबेदार कौन थे? तो ये तो यादव राव दिवाकर अभी मैं बताया, तो छत्तीसगढ़ का अंतिम सूबेदार थे यादव राव दिवाकर, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा अब समझ लेते हैं बीकाजी गोपाल के बारे में, ठीक है। इनके कार्य में क्या था कि पिंडारियों का जो गतिविधियां थी एकदम चरम सीमा पर थी, ठीक है। देखिए सरगुजा जो रियासत थी, ठीक है, सरगुजा रियासत, वहां पर उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, ठीक है। सरगुजा रियासत में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था, तो वहां पर इन्होंने बीकाजी गोपाल जो ने हस्तक्षेप किया था, ठीक है ना, याद रहेगा। देखिए छोटा नागपुर जो जमींदारी था, छोटा नागपुर की जमींदारी, छोटा नागपुर की जमींदारी और जो सरगुजा की जमींदारी थी, इन दोनों के बीच में ना सीमा का लेकर विवाद हुआ करता था। तो उस विवाद को भी समाप्त करने वाले या फिर उसको सुलह कराने वाले कौन थे? बीकाजी गोपाल ही थे, ठीक है। जो बीकाजी गोपाल थे इनके समय में बहुत ही ज़्यादा राजनीतिक अस्थिरता का माहौल पैदा हो गया था। कैसे? जैसे कि पता है बीकाजी गोपाल जो हैं इनके समय में क्या हुआ था, बहुत सारी घटनाएं हुई थी। जैसे जो व्यंकोजी भोसले थे उनकी मृत्यु हुई थी, मैं यहाँ पे लिखते जाता हूँ, ठीक है। व्यंको जी की मृत्यु हो गई थी 1811 ईस्वी में। इसके बाद देखोगे तो भोसला शासक जो रघु जी द्वितीय थे, ठीक है, रघु जी द्वितीय, उनकी भी मृत्यु हो गई थी। इसके बाद जो परसो जी भोसले थे, ठीक है, परसो जी भोसले या फिर पुरुषा जी भोसले थे, इनकी भी मृत्यु हो गई थी। व्यंको जी की मृत्यु हुई, रघु जी द्वितीय की मृत्यु हुई, परसो जी या पुरुषा जी भोसले की भी मृत्यु हो गई, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, इनके परसो जी भोसले की मृत्यु के बाद अप्पा साहब जो हैं वो छत्तीसगढ़ के शासक बनते हैं, अप्पा साहब, ठीक है, छत्तीसगढ़ के अंदर। फिर इसी के समय क्या हुआ था, सहायक संधि, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि हुई थी, ठीक है, अंग्रेजों के साथ सहायक संधि, ये बीकाजी गोपाल के समय ही हुआ था, ठीक है। इतना सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए। इसके बाद सखाराम हरि की ये गोली मारकर हत्या हो जाती है। जो सखाराम हरि होते हैं ये मात्र 3 महीने तक शासन करते हैं। सखाराम हरि के बाद जस्ट एक और आते हैं, वो भी नाम याद रखिएगा, सीताराम टाटिया, ये, ठीक है, इनके जस्ट बाद ये 8 महीने तक शासन करते हैं। बाकी इन सब के बारे में ज़्यादा डिटेल कुछ देखने को मिलता नहीं है, बट ये याद रखिएगा सीक्वेंस को, ठीक है। बीकाजी गोपाल के बाद कौन? ये सखाराम हरि और ये सीताराम टाटिया जो है थोड़े समय के लिए बनते हैं, ठीक है। इसके बाद अंतिम जो सूबेदार कौन थे? यादवराव दिवाकर, जिन्होंने क्या किया था, पिंडारियों का अंतिम रूप से दमन करने का कार्य भी किया था। फिर क्या हुआ था, एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनका नाम था जेनकिंस। क्या नाम था? जेनकिंस। जेनकिंस ने क्या किया था कि ये जो सूबेदारी सिस्टम था उसको समाप्त कर दिया था, ठीक है, सूबेदारी प्रथा को समाप्त कर दिया था। और उसके बाद
छत्तीसगढ़ के अंदर अधीक्षकों की नियुक्ति किया जाने लगा। ठीक है, अंग्रेज अधीक्षक अब इसके बाद नियुक्त किए जाने लगेंगे। इस प्रकार ये जो क्वेश्चन है, ये 8 क्वेश्चन हमारा आज का समाप्त हो गया। ठीक है, उम्मीद है आपको ये जो क्वेश्चन आंसर पैटर्न है वो अच्छा लगा होगा। ठीक है, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी उम्मीद करता हूँ, क्योंकि अब समय बचा नहीं है। ठीक है, ये वीडियो जो है कैसा लगा, इसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट में लेके आऊँगा, ठीक है, जो इसके आगे का होगा, जिसमें हम देखेंगे कि कौन कौन से अधीक्षक थे, उनसे संबंधित, क्योंकि अब जो यहाँ पे अंग्रेजों की इसमें एंट्री हो जाती है। ठीक है, अंग्रेजों की यहाँ पे एंट्री हो जाती है छत्तीसगढ़ के अंदर सहायक संधि की नीति के बाद, इसलिए अब हम आगे जो देखेंगे उसमें अंग्रेजों की भी बातचीत होगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।